A very good morning to all of you, my dear students. So, students, today I'm going to start new chapter of English literature. But one thing I would like to make very clear that as per the latest syllabus of CBSE, like we are supposed to decrease the syllabus by 30%. So only 70% of the book has to be taught. ठीक है ना? बुक का only 70% ही पढ़ना है. So what I am doing this time, I'm going to remove some irrelevant chapters. ठीक है ना? हाँ, जो chapters which are important, I'll teach only that one. So that is why I'm just removing this chapter, saving my friend Ellen. ठीक है ना? So you don't have to read this chapter. So the next one that you have to read is a very 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 important poem, which is Where the Mind is Without Fear. बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा important poem है, जिस पोएम का नेम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर. ठीक है. इसके जो पोएट हैं वो पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर सर. ठीक है. इनके पोएट का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर. सो स्टूडेंट्स, ये पोएम एग्जैक्टली में क्या है ना कि लाइक आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. ठीक है. 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस. बट ये पोएम एक्चुअली में लिखी गई है कब की? 1910 के अराउंड लिखी गई है. ठीक है ना? एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, बट ये 1910 की ही बात है. सो लाइक ये कब, अगर लाइक वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड दिस पोएम वाज रिटन इन 1910. So it means that there is some hypothesis, there is some willingness, there is some desire of the poet कि this should be the dream India. Okay. So वो ड्रीम इंडिया का डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि हाउ द इंडिया शुड लुक अलाइक, किस काइंड ऑफ का होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द कंप्लीट पोएम फॉर यू. वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, where the mind is without fear, and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country awake. ठीक है. सो दिस वॉज दी पोएम कि आपको इसको पढ़ना था, तो इन्हें पढ़ के खैर आपको बताया. अब मैं आपको इसके हर एक स्टैंजा को एक्सप्लेन करूंगा. ओके. सो अब ये चीज़ आपके माइंड में जब मैं आपको इस पोएम को पढ़ा रहा हूँ तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यस, ये सारी बातें कब की हैं? प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले की है, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस नहीं पाई थी, उससे भी 30-40 ईयर्स पहले की है. ठीक है ना? 40 ईयर्स पहले की है अराउंड. सो वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. देखो क्या होता था कि आज तो चलो हम लोग किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, मतलब किसी किसी पर्टिकुलर ग्रुप से हम लोग नहीं डरते हैं. बट व्हेन इंडिया वाज एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, ठीक, जब ब्रिटेन वाले लोग इन पे इंडिया पे हम लोगों पे रूल कर रहे थे, तो वहाँ पे हर किसी के मन में देखो फियर रहता था. हर किसी के मन में फियर रहता था. हर किसी के मन में फियर रहता था. कैसा फियर रहता था? फियर इस चीज़ का रहता था कि अगर जैसे मान लो हमने कुछ भी बोल दिया या कुछ भी हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कह दिया, तो कहीं हम लोगों को अंग्रेज़ जो हैं गोली ना मार दें, जेल में ना बंद कर दें. एक मन में डर सा रहता था. ठीक है. तो जैसे आपके मान लो दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे, तो वो लोग उस टाइम के होंगे, मीन्स दे मस्ट हैव सीन, या दादाजी के पिताजी होंगे. ठीक है. तो दे मस्ट हैव सीन कि कैसा कैसा एटमॉस्फेयर रहा करता था इंडिपेंडेंस के पहले का. क्लियर ना? सो अब यानी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर होता था. तो इसी वजह से जो यहाँ पे पोएट हैं
वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या ख्वाहिश कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं, क्या प्रे कर रहे हैं कि जहाँ पे दिमाग में, जहन में, मन में कोई भी डर ना हो, ठीक है। और एंड हेड इज हेल्ड हाई, यानी अब हेड इज हेल्ड हाई का मतलब क्या है? जब लोग किसी से डरते हैं तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सर झुका के चले जाते हैं, सर झुका करके एकदम डरे डरे दबे पाँव चले जाते हैं कि अरे छोड़ो यार, क्या फ़ायदा, कोई डांट देगा, सुना देगा, गोली मार देगा। तो ऐसा ना हो, इंसान सर उठा के चले, किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी अन्य व्यक्ति से डर के ना चले। ये है इस पर्टिकुलर स्टैंजा का मीनिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये दो अलग अलग लाइन है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो, कहता है वेयर नॉलेज इज फ्री। तो नॉलेज इज फ्री का मतलब क्या है? वेयर द नॉलेज इज फ्री फ्रॉम क्या? फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। क्या रिस्ट्रिक्शन का मतलब है? देखो, है रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि इनिशियली लाइक इंडियंस वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, ठीक है ना। तो वो रिस्ट्रिक्शन ना रहे। आज के टाइम पे क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इवन कंपल्शन है। अप टू द 14 ईयर्स ऑफ एज ये कंपल्शन है, ये गवर्नमेंट का रूल है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। ये पेरेंट्स का ऑब्लिगेशन है कि अप टू 14 ईयर्स के एज तक जितने भी स्टूडेंट हैं, चाइल्ड हैं, उनको एजुकेशन देना ही देना, ये कंपल्शन हुआ करता था। लेकिन यही इंडिपेंडेंस के पहले एक रिस्ट्रिक्शन था, रिस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट थी, ये मना था। तो यही इनके कहने का मतलब है कि नॉलेज इज फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, एक होता है फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, और दूसरा ये भी पॉइंट इसमें मेंशन हो रहा है, फ्री का क्या सेंस आ रहा है कि थोड़ा सा कॉस्टली भी ना हो, आई मीन कि फ्री हो। और ऐसा भी है कि भाई अगर देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया क्या ये कैंपेन है कि ये भी नियम में है, ये भी रूल है कि 6 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स के चाइल्ड के लिए कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन है। दैट इज़ वाई लाइक यू आर रीडिंग इन दिस स्कूल, तो ठीक है, चलो यहाँ पे आपको भाई प्राइवेट स्कूल है, यू हैव टू पे फीस एंड ऑल, बट देर आर गवर्नमेंट स्कूल्स वेयर एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 इज स्टिल फ्री, अभी भी फ्री है, ठीक है ना। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो सबको? आओ आगे देखते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी जहाँ पे वर्ल्ड जो है छोटे छोटे हिस्सों में ना बटा हो, छोटे छोटे डोमेस्टिक वॉल्स में ना बटा हो। कहने का मतलब क्या है? डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या है? डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब ये है कि छोटे छोटे कास्ट और छोटे छोटे चीज़ों में ना बटा हो, कि ये हमारे नाम के आगे सिंह लगता है तो ये सिंह वाला ग्रुप है, किसी के नाम के आगे अगर मान लो पांडे लगता है तो वो पांडे वाला, या दुबे लगता है तो दुबे वाला ग्रुप है। नहीं, एक यूनिटी की तरह रहे, कि एक ग्रुप बना के ना रहे, अपना अपना छोटा छोटा ग्रुप बना के, छोटा छोटा ग्रुप बना के ना रहे। अब देखो हमारे क्या है, जैसे हम कहते हैं अपने स्कूल में क्या होता है कि मान लो कोई स्टूडेंट है, सो यू गेट टू नो कि यू नो दोज पीपल, आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको उनके नाम से जानते हो, फर्स्ट नेम से जानते हो, ना कि उनके टाइटल से जानते हो। या क्या ऐसा होता है स्कूल में? क्या अपने बताओ कि ये बेंच नंबर 1 से लेके बेंच नंबर 5 तक वो लोग बैठेंगे जिनके नाम के आगे टाइटल में सिंह है, या वो लोग बैठेंगे जिनके नाम के आगे मिश्रा है, या दुबे है, या पांडे है, या पटेल है, या प्रजापति है? ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ना। एक यूनिटी है। क्लियर? कोई डोमेस्टिक वॉल नहीं है, कोई फ्रेगमेंट में बटा नहीं है अपना स्कूल, या अपना कोई क्लास, या कोई भी सोसाइटी नहीं बटा है, ठीक है ना। तो यही इनका, अच्छा पहले ये चीज़ें थी, ये चीज़ें पहले हुआ करती हैं, लाइक प्री इंडिपेंडेंस ये सारी चीज़ें होती थी। तो यही कहने का मतलब है कि ये सारा चीज़, ये जो अपना विलिंग कर रहे हैं, ये जो डिज़ायर है इनका, पोएट साहब का, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर का, कि ऐसा ना हो, ठीक है। सॉरी, डॉक्टर नहीं, ओनली रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ही वॉज नॉट अ डॉक्टर, ओके। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो होता क्या, जब आप किसी से डरते हो, जब आप किसी से डरते हो तो अगर वो व्यक्ति गलत कर रहा है तो भी आप डर के मारे सच नहीं बोलोगे। सच नहीं बोलोगे मतलब क्या? जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, ठीक है,
अब हमें मालूम है कि अगर हम उससे डर रहे हैं और अगर हम उसकी गलती निकालेंगे या उसको कहेंगे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, सच कह देंगे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो हमें डर है कि यार अगर हम ऐसा सच कह देंगे तो हमें मार देगा, जान से मार देगा, जेल में बंद कर देगा, मेरे पूरे परिवार वालों को ख़त्म कर देगा, हमारा पूरा घर घर उजाड़ देगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था पहले कि लोग झूठ बोल जाते थे, सच नहीं बोलते थे। तो वही कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा फ्रीडम हो, इतनी ज़्यादा आज़ादी रहे, इतनी ज़्यादा लोगों को अपनी बातों को रखने की आज़ादी रहे कि कहीं भी डर का एहसास ना हो और उनके ज़बान से हमेशा सच ही निकले। ठीक है ना, और बहुत लॉजिकल बात करें वो लोग। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। मतलब कि टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। अब देखो क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत क्रूशियल लाइन है। लाइक इफ यू जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, बट समझना। ठीक है ना। व्हाट हैपन्स कि पहले क्या होता था ना, initially in the years of 1920 1930, what used to happen that even if you work hard, even if you give your 18 hours of work out of 24 hours, ठीक है, for whom, भाई उस टाइम जो भी वर्क करते थे लोग, जो भी करते थे वो किसके अंडर में करते थे, किसके लिए करते थे, किसके लिए करते थे बताओ? ब्रिटिश के लिए करते थे। जो भी लोग हम पे रूल कर रहे थे इंडिया पे, उनके लिए करते थे। और कोई परफेक्शन नहीं था। आई मीन कि आज के टाइम पे क्या, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ कंपैरिजन, कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग एंड अगर मान लो इसका एक लाइव एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अपने यहाँ एक टेस्ट होता है, ठीक है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ। अब उस स्कॉलरशिप के लिए आपने टायरलेसली, टायरलेसली का मतलब क्या है, देखो टायर मतलब होता है थकना, टायरलेसली मतलब बिना थके हुए। तो अगर आपने बिना थके हुए जी तोड़ मेहनत की और आपका स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आया, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट स्कॉलरशिप, यू विल गेट फ्री एजुकेशन, है ना। यू विल गेट सम फ्री एजुकेशन, यू विल गेट सम गिफ्ट्स एंड ऑल। तो मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो बिना थके हुए तो आप परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हो। बट ऐसा पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था कि अगर आप मेहनत कर भी रहे हो तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, आपको परफेक्ट नहीं होने दिया जाता था उस फील्ड में। ठीक है ना। क्योंकि क्यों नहीं परफेक्ट होने दिया जाता था? बिकॉज आप इंडियन थे और रूल किसका था? ब्रिटेन का। तो अगर एक इंडियन जो है मेहनत करके परफेक्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटेन के अगेंस्ट में आके आगे चल के खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी आज़ादी नहीं थी कि आप टायरलेसली वर्क कर रहे हो तो आपको परफेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। बट रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अपना विश बताया, विश इन द सेंस की इच्छा बताई, एक अपना प्रे किया कि भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलो, नेक्स्ट लाइन है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। देखो कहने का मतलब क्या है, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, ये जो तीन वर्ड, चार वर्ड, फोर वर्ड्स है ना, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यानी कि मन में हर चीज के पीछे एक तर्क होना चाहिए। रीजन मतलब कारण वाला बात नहीं है, यहाँ पे तर्क की बात हो रही है। ठीक है ना, तर्क मतलब योर व्यू पॉइंट, जहाँ पे एक पर्टिकुलर लॉजिकल व्यू पॉइंट आपका अगर जो है आई मीन अगर वो करेक्ट व्यू पॉइंट है, तो वो पुरानी धारणाओं में, प्रेजुडाइसिस में खो ना जाए, वो चीज़ें अब बिल्कुल रखी जाए। देखो पुरानी धारणाएं क्या है, किस बारे में बात हो रही है। लेट्स से कि अगर मैं बात करूं संतोष यादव जी की। अब संतोष यादव कौन है? संतोष यादव इज ए गर्ल, एक्चुअली नाम से तो लगता है बॉय है, बट या शी इज ए गर्ल एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ, कहाँ की? इंडिया की ही, नेचुरल सी बात है। तो शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, है तो ये इंडिया की, बिलोंग तो इंडिया से करती हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। 1993 या 1994 दोनों बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, बिल्कुल पीक तक। ठीक है ना। सो दैट इज अ रिकॉर्ड कि फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड हु क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एंड दैट इज कंसेक्यूटिव।
यानी लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स में, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये अब एक सुपरस्टिशन होती थी उस टाइम पे, एक धारणा होती थी कि महिलाएं व लेडीज़ या विमेन को केवल घर में खाना पकाने के लिए रखना है, वो लोगों को घर से बाहर जाना परमिशन नहीं होता था, एक आज़ादी नहीं थी, एक लिबरेशन नहीं था। तो वही कहने का मतलब है कि कंसेप्ट बहुत क्लियर कट होना चाहिए और तर्क बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए कि अगर एक मेल जेंडर, अगर एक मैन क्लाइंब कर सकता है माउंट एवरेस्ट, तो विमेन के लिए भी फ्रीडम होनी चाहिए माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने की। तो वो फ्रीडम कहाँ से आएगी? जब तक चीज़ों को तर्क रखने नहीं आएगा, तर्क इन द सेंस कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को प्रॉपरली प्रेजेंट करने नहीं आएगा, तब तक आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, वो प्रेजेंट करने कैसे आएगा? जब तक मन में डर है कि कोई हमें डांटेगा मारेगा, तब तक नहीं आएगा। जैसे मान लो आज के टाइम पे, लेट्स कम एंड टॉक इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। हम कहते हैं आज से 20 ईयर्स अगो या 30 ईयर्स अगो इंडियन क्रिकेट टीम का मतलब क्या होता था? ओनली इंडियन क्रिकेट टीम, कपिल देव, खैर वो आप तो उस ज़माने के बाद भी नहीं जानते होंगे, खैर कपिल देव थे, सौरव गांगुली, MS धोनी तो खैर अभी के हैं। लेकिन उस टाइम पे केवल इंडियन क्रिकेट टीम की बात होती थी, तो केवल मेल क्रिकेट टीम की बात होती थी। आज अगर आप देखोगे तो आज फीमेल क्रिकेट टीम की भी बात होती है। उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम में जो लोग रिटायर होते थे तो वो कमेंट्री करते थे। आज के टाइम में क्या है कि कमेंट्री करने के लिए फीमेल क्रिकेटर्स भी आती हैं। इफ़ यू आर अ फैन ऑफ अ क्रिकेट, तो आपको ये चीज़ मालूम होगी, ठीक है। सो ये चीज़ अब आ रही है ना, पहले ये धारणा नहीं थी। उसी तरीके से ये जस्ट एग्जाम्पल की बात हो रही है, एग्जाम्पल की बात हो रही है ना, इसके पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इंटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, यानी अब यहाँ पे ऐसे परिस्थिति में माइंड जो है आगे बढ़े स्वयं के, बाय दी ये अपने आप उस व्यक्ति के लिए दी यूज किया जा रहा है। where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, यानी माइंड को वाइड करने के लिए कोई रुकावट ना हो। माइंड को वाइड करने के लिए रुकावट ना हो का मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो करने का, तो मन में ये विचार ना आए, अगर वो पॉजिटिव चीज़ें हैं, यानी अगर वो समाज को हानिकारक नहीं पहुंचाती हैं। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं एक एटम बॉम्ब बनाऊंगा, केमिकल बॉम्ब बनाऊंगा, तो ये थोड़ी ना अच्छी बात है। केमिकल बॉम्ब बना के किसी को उड़ाना है क्या? नहीं ना। बट अगर आप कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप किसी गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, तो मन में ये फियर नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं ये करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे, मुझे मना करेंगे, मुझे रुकावट डालेंगे। ये ऐसा कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, एक वाइडनिंग थॉट होना चाहिए कि वाई शुड नॉट आई शुड, मैं कैसा क्यों हेल्प ना करूँ, ये वाला सोच होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं क्यों किसी बच्चे या बच्ची की हेल्प ना करूं उसकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मतलब ये दुआ हो रही है, प्रे हो रहा है कि अब इस तरीके का जो है स्वर्ग हो आज़ादी का। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी का, स्वतंत्रता का स्वर्ग, जहाँ पे फुल हर तरीके की आज़ादी रहे, फ्रीडम रहे, और इस तरीके से मेरा भारत, मेरी कंट्री जो है जगे, जगे इन द सेंस कि ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाए। जब भी मेरी कंट्री इंडिया से, मतलब इंडिया जो है हमारी कंट्री, ये जब आज़ादी पाएगी ब्रिटिश रूल से, तो इस तरीके का भारत हो हमारे पास, हमारा भारत इस तरीके का हो, ठीक है ना। तो आई होप कि यू रियली इन्जॉयड द पोएम और इसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा आपने, क्योंकि देखो क्लास 7th में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ही यही है कि आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि प्री इंडिपेंडेंस, यानी आज से अगर 1910 का ये पोएम आप कंसीडर करो, तो ये 2020 चल रहा, आज से 110 ईयर्स अगो ये पोएम लिखी गई है, और ये पोएम आज भी वैलिड होती है। तो हमें इससे सीखना चाहिए ना। तो ये बच्चों याद रखना कि ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। तो इसका आप एक एक स्टैंजा के मीनिंग को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक्सट्रैक्ट मैं हो सकता हूँ यहाँ से पूछूँ, ठीक है। अब कुछ देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी तो ऐसा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पार्ट ए है, इन दिस पोएम द पोएट ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड वेयर एवरी वन इज ट्रूली फ्री, पिक आउट द लाइन्स दैट मीन द फॉलोइंग एंड राइट बिलो।
अब देखो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है कि एक ऐसा वर्ल्ड ड्रीम करा जहाँ पे हर कुछ मतलब एवरीवन इज ट्रूली फ्री, जो वाकई में हर जब जहाँ पे हर इंसान वाकई में फ्री हो यानी आज़ाद हो। यहाँ फ्री का मतलब बेकाम का नहीं होता है, बिना किसी काम का नहीं होता, यहाँ पे फ्री का मतलब है फ्रीडम हो। तो इसमें से ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो कि इस फ्रीडम वाले लाइन को एक्सप्रेस करते हैं, और जो जो से पार्ट हैं उनको आपको मीनिंग बताना। आई थिंक सभी हैं, सबका मीनिंग है आपको बताना चुपचाप, ठीक है ना। कौन कौन सा का नहीं, आप सिर्फ सबका जो है मीनिंग का एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना। चलो यही है आपका काम। पोएम जो है एक काम करना, आप ना इस पोएम को अपने फेयर कॉपी में लिख लेना। इवन हम तो एक आपको एक असाइनमेंट देते हैं, क्योंकि बच्चों ये पोएम पोएम मुझे ना इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक वर्क दे रहा हूँ। क्या वर्क है मालूम है? वर्क ये है कि एक A4 शीट पे, जैसे जो प्रोजेक्ट फाइल होती है ना, हाँ, तो A4 शीट पे अच्छा सा सुंदर सा, जैसे मान लो ये A4 शीट है। अब इस A4 शीट पे जो कलरफुल सेलो टेप्स आते हैं, उन कलरफुल सेलो टेप से बाउंड्री ऐसे कर करके इस साइड ऐसे ऐसे कलरफुल वाला लगा देना, ठीक है। और इसको बहुत अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में स्केच से या फिर स्पार्कल पेन से लिखना, लिख करके फिर मेरे को फोटोग्राफ भेजना, ठीक है ना। और इस पोएम को बिल्कुल अपने एकदम लाइफ में उतार लो कि इस तरीके से लाइफ होनी चाहिए, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।